नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले आई नजर डाली हेडलाइंस पर। कुमारी ग्रीन सिटी में बीती शाम हुआ दर्दनाक हादसे में 3 की मौके पर मौत। केंद्र सरकार द्वारा पारित आम बजट को लेकर लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस ने बताया सब्ज बाग, तो भाजपा ने सराहा आम बजट को। अब खबर विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट को लेकर राज्य भर में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी गई। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल यूनियन बजट 2021 संसद में पेश किया। केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट को लेकर जिले के लोगों ने भी प्रतिक्रियाएं दी। प्रदेश में काबिज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बजट को जहां सब्ज बाग बताया, केंद्र में काबिज भाजपा सरकार के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जैसा आज जो बजट पेश हुआ, कल से हम लोग टीवियों में देख रहे हैं बहुत बजट पेश होगा, बहुत अच्छा बजट आएगा और देश का बहुत बेहतरीन बजट होगा और ऐसा बजट होगा कि लोगों को बहुत उत्साहवर्धक न्याय मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें कई दिनों से बजट के बारे में सुनते आ रहे थे और इनकी सरकार के नुमाइंदे काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जिस तरह से अभी 42 हवाई अड्डों की बात की, 17 पब्लिक हेल्थ यूनिट की बात की, 15 उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी सेंटर की बात की और बहुत ही हम लोगों को कहना चाहिए, बहुत शॉकिंग कहना चाहिए कि 2 मोबाइल हेल्थ हॉस्पिटल की जो उन्होंने बात की। आप देखिए, जबकि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने आपने देखा है कि उन्होंने दाई दीदी क्लिनिक केवल महिलाओं के लिए शुरू की। स्वास्थ्य क्लिनिक योजना के तहत कई बसें चल रही है हर जिलों में, जिले वाइज चल रही है। आपने देखा कि मोहल्ला क्लिनिक अलग। अब दूसरी चीज देखिए, आप हाट बाजार क्लिनिक चला रहे हैं, तो कितनी सारी क्लिनिक योजना चल रही है यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। इनके 2 मतलब कहना चाहिए 2 हेल्थ हॉस्पिटल की जो बात इन्होंने कही, ये अतिशयोक्ति नहीं लगती कि क्या सोच है इतनी बड़ी सरकार यदि केंद्र सरकार बजट पेश करती है तो। दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 1 से 5 लाख रुपया बढ़ा दिया गया बैंक बंद होने पर, लोगों को राहत देने की जो बात उन्होंने कही है कि हम लोग पहले 1 लाख थी तो 5 लाख। क्या लोगों का, आम जनता का गाढ़ी कमाई का ये पैसा है? लोग रिटायर होते हैं, अपने पूरे पैसे रखते हैं और उसी से उनका जीवन चलता है। ऐसे पैसों का डूब जाना उस बैंक का, क्या उस बैंक की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस पर जांच कमेटी नहीं बैठने? क्यों 5 लाख रुपया दे के आप तो पूरे मामले को खत्म कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से करतूत करने वालों की बैंक डूबा क्यों? किसने लोन लिया बिना किसी के जानकारी की? क्या ये सरकार उस पर कोई बात करी है? उन्होंने इस पर कोई साफ एक लाइन में कह दिया कि 5 लाख देंगे। क्यों भाई? यदि एक जीवन भर की 60 साल 65 साल जो कमाने वाले व्यक्ति हैं, यदि वो अपनी पूरी गाड़ी कमाई रखते हैं, बच्चों की शादी करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करना है उस पैसों को, तो वो व्यक्ति का पैसा यदि डूब जाता है तो उसको 5 लाख दे के सरकार क्या इसमें क्या कहना चाहती है, क्या करना चाह रही है कि 5 लाख देके अपना पल्ला झाड़ लिया? तो देश की जनता का क्या है इस बारे में? और वो भी कर्मचारी होते हैं जो इस टाइप का पैसा रखते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है जिस तरह से आज बजट में आया है। उनको ना कार्रवाई ना जांच के विषय पे कोई चर्चा हो रही है, क्योंकि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और बैंक पर पूरी तरह कार्रवाई, जितने सिस्टम है उस पर होना चाहिए। अब सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह के अभी आपने देखा एयरपोर्ट की बिक्री भी जल्द करने की एक घोषणा हो रही है। आज बोलिए सरकारी उसके बड़ा मजे से बेच लेते हैं। एक बार उनका कहना था कि माननीय मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बड़ा मतलब बहुत बड़े बड़े फैम में बात करने वाले माननीय मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस बजट में वो खुद कहते हैं एयरपोर्ट की बिक्री करेंगे, BSNL की बिक्री की बात करते हैं लोग बड़े बड़े, जबकि BSNL जैसा आपने देखा कि BSNL और आप देखें कि सेल पर इतने कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं, उनके देश के मजदूर, आप उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं, BSNL की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं। आज जबकि जियो आज सरकारी, आप देखिए अपने घर का यदि खुद का मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको बेचूंगी कि प्राइवेट को बेचूंगी, लेकिन आपने देख लिया BSNL की हालात, आज जियो आगे है प्राइवेट कंपनियां।
लेकिन आज बीएसएनएल की हालात खराब होती जा रही है। उस पर कोई सेल के विषय पे कोई चर्चा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के विषय पे कोई चर्चा नहीं है। आप कहीं से भी देखिए, आज रक्षा बजट में उन्होंने बहुत बड़ा कोई बजट का प्रावधान कहीं दिखा नहीं हमें। तो इस पर बजट में युवाओं को 2 लाख रोजगार देने की बात प्रत्येक साल करने वाली सरकार ने आज कोरोना काल में आपने देखा है, कोरोना जिस तरह से होने के बाद सारे युवा, आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो सके। जब रोजगार की बात होनी चाहिए थी, इसमें कहीं रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। इस बजट में युवाओं के बारे में कहीं चिंता नहीं है, ना कहीं सोच है सरकार की। आपने देखा न्याय व्यवस्था पे, क्योंकि आज जितना हमको सक्षम न्याय व्यवस्था को आपने बनाना चाहिए। हम कहते हैं सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात आती है, जिस तरह से हम लोग आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आप स्वास्थ्य सेवा की बात की, स्वास्थ्य सेवा 80% की बात करें, लेकिन स्वास्थ्य कब सही होगा? जब आप पौष्टिक आहार की बात नहीं करोगे तो हम स्वास्थ्य कैसे होंगे? केवल हम स्वास्थ्य बजट बढ़ा दिए, उससे कोई स्वास्थ्य हम आगे नहीं बढ़ा सकते। स्वास्थ्य के लिए हमको सोचना होगा कि हम उस बजट को तो न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया जा सकता है। हम स्वास्थ्य की बात करें, बाकी चिंतन कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो न्याय व्यवस्था, न्याय प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, संविधान का है, लेकिन न्याय कहाँ है? न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, उस पर कहीं कोई विषय में चर्चा नहीं हो रही है। उज्ज्वला गैस की उन्होंने बात की है बजट में कि आप इतने लोगों को उज्ज्वला गैस आप दे रहे हो, करोड़ों लोगों को मुफ्त रसोई गैस बांट रहे हो। केवल मुफ्त रसोई गैस क्यों भाई? ठीक है दिए, लेकिन उसके बाद क्या है? रसोई गैस 700 से 1000 रुपया रसोई गैस की कीमत है। आप बताइए, जो 700 से 1000 रुपये रसोई गैस एक महीना आपने दिया, बाकी महीने वो क्या करेगी? गृहिणी जो बेचारी बहुत गरीब तबके के हैं, जिनको आप बीपीएल को दे रहे हो ये चीज, तो बीपीएल 700 से 1000 रुपये में कहां से खरीदेगी? पहले इस पर भी आपने उसमें क्या प्रावधान किया है? आज हम उज्ज्वला गैस दे दिए, कल वो घर में गैस सिलेंडर के ऊपर में तख्त रख के टीवी देख रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो बेचारे फिर लकड़ी चुन के खाना बना रहे। तो ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा कि उसको आगे की उसमें क्या रणनीति है। केवल आज मुफ्त में बांट देने से काम नहीं चलेगा। मुफ्त में बांटने के बाद आगे उसको कैसे गैस उपलब्ध कराया जाएगा कम से कम रेट पे, इस पर भी चिंतन करनी चाहिए थे, जिसको उन्होंने इस बजट में नहीं लिया। रेलवे के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, जो हमने अभी बजट को पढ़ा है। बहुत रेलवे बजट में उन्होंने ये बहुत बड़ा कुछ नहीं दिखा मुझे तो, क्योंकि अभी जो हमारे कोविड के समय, कोरोना काल में जो मजदूर साथी हमारे बाहर से जगह जगह से आए हैं अपने गाँव में, फिर वो अपने वापस गंतव्य जाने को है जहाँ उसे रोजी रोटी है, लेकिन उसके जाने के लिए क्या रेलवे के टिकटों में क्या किया उन्होंने, उनके जाने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें कितनी छूट मिलेगी, इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इसमें भी उसने कुछ नहीं कहा। कुल मिलाकर 80% स्वास्थ्य की बात करने वाली सरकार गोल 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 पूरे घुमा के, पूरे मतलब बजट गोल घूम के यहाँ से स्वास्थ्य से शुरू हुआ, स्वास्थ्य में आके खत्म कर दिया। उन्होंने कहीं कोई बड़ी बात इस बजट में नहीं की है। पेपरलेस एक नया कुछ कोशिश करने का प्रयास है। चलिए, बजट के लिए तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। महिला वित्त मंत्री है हमारी और बहुत ने एक कोशिश की है और बहुत अच्छा कहना चाहिए कि महिलाओं का हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन कुल मिला के एक गोलमोल बजट है। आज देखिए, किसानों के मुद्दों पर कहीं कोई चर्चा, बड़ी चर्चा नहीं है। 75% की बात उन्होंने जरूर की, एमएसपी की बात उन्होंने की है, लेकिन एमएसपी में आप एमएसपी को तो लागू नहीं कर रही है। एमएसपी लागू कर दे तो ये कहने की 2 लाइन कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन आज देश में किसानों के हालात आप देखिए, पूरे किसान आज दिल्ली में जिस तरह से बैठे हैं, उसके बाद भी किसानों के बजट में बड़ी बात नहीं की। जबकि आप देखिए, जिस तरह के छत्तीसगढ़ मॉडल को उनको लेना चाहिए, किसानों को 2500 रुपये देने के बाद उन्होंने, जबकि बार बार उन्होंने रोक लगाया 2500 रुपये में, उन्होंने किसान न्याय योजना के माध्यम से, क्योंकि जो उनका समर्थन मूल्य था उससे अधिक में नहीं खरीदी सरकार। लेकिन सरकार ने इस विषय पे कोई बड़ा मुझे दिखा नहीं कि किसानों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने किया। मजदूरों के हित में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, महिलाओं के हित में नहीं दिखाई दे रहा, युवा बेरोजगारों के हित में कोई दिखाई नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कोई बात नहीं आई है अभी इस बजट में। तो हम समझते हैं कि यही तो मेन है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो ये कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों के मामलों में उन्होंने बच्चों की सुरक्षा की कहीं कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो कुल मिला के बजट गोलमोल गुमराह करने का बजट है, केवल एक दिखावा है, छलावा है लोगों के लिए। एक आंकड़े बस दे दिए गए हैं कई मामलों में, जिस तरह मैंने कहा उज्ज्वला गैस का उन्होंने किया, किसानों किया इन्होंने 75, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। ये गोलमोल पब्लिक के हित का बजट नहीं है।
ये पूरे सरकार का अपना एक निजी बजट है ये। देखिए, जो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी के नेतृत्व की सरकारें बनी और उसके बाद दोनों कार्यकाल में जितने भी बजट आए वो सब हवा हवाई रहे। वर्तमान का भी बजट को मैं इस रूप में देखता हूं कि इन्होंने अपनी असफलताओं के मीनार को ढकने के लिए कोरोना को बहाना बनाया है। आज इस बजट में जो पूर्व की घोषणाएं थी उसको कहीं भी क्रियान्वित होते नहीं देखा जा सकता। अब चाहे सेना के बजट की बात हो, चाहे कृषि के बजट की बात हो, चाहे वो किसी भी रूप में इन्होंने घोषणाएं की थी एमएसएमई और कोरोना में लोगों को सहयोग करने के लिए जो कर्ज माफी और उसके जो किस्तों में और रियायत देने की बात थी, कहीं भी जमीन पे नहीं दिखा। सैनिकों के लिए कोई विशेष कहीं भी घोषणा नहीं है, जबकि इनकी सरकार बनाने में सैनिक और जो पाकिस्तान है वो दोनों ही एक इनका साधन रहे और सैनिकों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये बहुत दुखद है मेरे हिसाब से। दूसरा, कृषि बजट, कृषि कानूनों को लेकर जो इन्होंने घोषणाएं की कि 3 बिल हम संशोधित कर रहे हैं और इनको दुगनी आय करेंगे। जिस बजट में आय के बारे में कानूनों में कहीं भी प्रावधान नहीं रखा कि आपका इतना बजट इन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए और आय दुगनी करने के लिए कोई बजट रखा जाए, वो भी कहीं दिख नहीं रहा। इनके पूर्व में बुलेट ट्रेन की बात कही गई थी, बुलेट ट्रेन इस बजट में गायब है। इन्होंने सांसद ग्राम और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी की जो घोषणाएं की थी वो बजट से गायब है। तो ये कहने का मतलब यही है कि इस सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितनी बार भी बनी है, ये सिर्फ हवा हवा ही बजट बनाते हैं। लोगों को लोक लुभावने वादों और नारों के साथ लोगों को सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं। और ऐसा बजट अगर भविष्य में अगर इनके द्वारा और आते रहे तो निश्चित ही इनका कार्यकाल खत्म होते होते देश पुनः आर्थिक गुलामी की तरफ चले जाएगा, जो कि आज हम लोगों को आज दिखता है कि ऐसे बजट से ये लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, भ्रम में डालते हैं, लेकिन जमीन पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं जिससे कि भारत अच्छा आगे बढ़ सके। और इसका उदाहरण है कि पिछले 6-7 वर्षों में जीडीपी कहां पहुंच गई है। इससे साबित होता है कि देश का बजट, देश की आर्थिक योजनाएं उस तरीके की नहीं है जैसे कि मनमोहन सिंह जी के काल में हुआ करती थी। 10 वर्षों में उन्होंने, जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी में था, मनमोहन सिंह जी ने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी कार्यक्षमता से और कम बोल के ज्यादा काम करके देश को स्थिर आर्थिक जो ताकत दी थी, वो आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी उस बनाई हुई नींव पे ही अपना समय काट रही है। तो हमें ये बजट पूरी तरीके से लोक लुभावना, लोगों को छलने वाला दिखा। बजट मैं भी देखा हूँ और देश के और लोग भी देख रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी विशेष को न लेते हुए मैं एक आम नागरिक के हैसियत से मैं बता रहा हूँ, ये बजट जो है ये आम जनता के लिए, देश के लिए, देश हित में बजट नहीं। रहा सवाल कोविड-19 का, कोविड-19 एक महामारी था, उतनी बड़ी महामारी नहीं थी जितना इन्होंने मुद्दा बना करके बनाया। और उसके लिए इस बजट के अंदर में सिर्फ कोविड-19 का ही उन्होंने मतलब पूरा जिक्र किया है। बाकी गृहिणियों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, अच्छे दिन के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए, जिससे देश हित मतलब देश के नागरिकों को जो हित हो सके, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सके, उसकी आर्थिक तंगी दूर हो सके, ऐसा इस बजट में कहीं से कुछ भी नहीं है। आज भारत देश की स्थिति ऐसी है कि कितने सारी बेरोजगारियों की वजह से लूट मार, चोरी डकैतियाँ, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। ये सब मालूम है उन नेताओं को। और रहा सवाल बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री का, तो वो तो परिवार वाले हैं ना, उनको समझना चाहिए कि परिवार चलता कैसे है, रोजगार होता क्या है, पैसा होता क्या है, सब कुछ जानते भर में उन्होंने जितने भी वादे किए चुनाव में जीतने के लिए, देश में अपने आप को साम्राज्य स्थापित करने के लिए, उन्होंने ऐसी गरीबों उत्थान के लिए, आम जनता के उत्थान के लिए ऐसा कोई भी काम उन्होंने अभी तक नहीं किया। बहुत दुख की बात है कि ये जो बजट है पूरी तरह से ये मतलब भारत का ये ऐसा पहला बजट है जो सबसे गंदा बजट है। न उन्होंने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। इतनी जनसंख्या है, 2 करोड़ बोलते थे, कम से कम उनको 10 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना चाहिए था। रहा सवाल टैक्स छूट की बात करते हैं कि 75 वर्ष के आयु वाले लोगों को टैक्स छूट दिया जाए, तो कितने परसेंट हैं वो लोग, कितने परसेंट हैं? आप जितना जीएसटी को सुनते हो, कम से कम
उसका 50% भी अगर गरीबों को उत्थान के लिए और बेरोजगारों के लिए किए होते तो आज देश में कुछ हद तक स्थिति सुधर जाती। एक घर का मुखिया परिवार को, बाल बच्चों को पालता, बड़ा करता, पढ़ाता लिखाता है, किस तरह से मेहनत करके पैसा खर्चा करता है। आज जो बेरोजगार युवा पढ़ लिख करके घूम रहा है, भटक रहा है, किस रूप में, किस दिशा में जा रहा है, उसकी उनको चिंता नहीं है। आज अगर एक घर का परिवार, एक लड़का अगर नौकरी में करता है तो कम से कम उसके घर को स्थिति तो, दैनिक स्थिति से कुछ स्थिति तो सुधार होती। उस ओर आपने ध्यान नहीं दिया और तरह तरह का प्रपंच करके तरह तरह की बजट आप पेश करते हो, वो ठीक बात नहीं है। सबसे कमज़ोर बजट मानता हूँ इसको, और मैं सीतारमन जी के साथ हूँ। उनकी भावनाओं को समझता हूँ कि अपनी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता, बाहुबली नेता और देश को गुमराह करने में माहिर नेता, जो नेता ने देश पे नारा दिया कि देश नहीं बिकने दूंगा, उसी ने सबसे पहले देश बेचने की शुरुआत की। ये भारत जनता पार्टी के होलसेल डीलर हैं और इन्होंने कुछ कंपनियों की दलाली लगातार करी। मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि सीतारमन जी, आपको तारीफ करनी चाहिए अपने नेताओं की, अपने बजट की, सब चीज़ की, लेकिन अपने मुंह अपने मिट्ठू नहीं होना चाहिए। बजट की शुरुआत ही इन्होंने मोदी जी की तारीफ से की। मोदी जी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोरोना का सहारा लिया, लोगों की जानों से खेला। लॉकडाउन जब राहुल जी हमारे नेता चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी महामारी है, इसे अपने देश को कैसे बचाना है, इस पर हमें गंभीर होना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को गंभीर होना पड़ेगा, देश के नागरिकों को गंभीर होना पड़ेगा। इन्होंने इस कोरोना बीमारी महामारी को मजाक बनाया और नमस्ते ट्रम्प तो नमस्ते हो गए, लेकिन इन्हें देश के कई जानों से लोग खेल गए। लगातार ये अडानी अंबानी की दलाली करते रहे। इनको हर जगह आप देख सकते हैं कि आज अडानी रेलवे में पूरा इनका कब्जा, कोल में इनका कब्जा, पेट्रोलियम विभाग में इनका कब्जा, व्यापार में इनका कब्जा, सब जगह इनका कब्जा हो चुका है। अब ये आ गए हैं हमारे अन्नदाताओं के ऊपर। अन्नदाताओं को उन्होंने क्या दिया? आम जन के लिए कोई बजट है? ये सिर्फ आज भूपेश जी ने यहाँ किसानों को कर्ज माफ़ी की, धान की खरीदी कर रहे हैं, लगातार उनकी जीएसटी रोक दी गई ना। सीतारमन जी, ये जवाब दीजिए आप, क्या आपको छत्तीसगढ़ का अधिकार नहीं है देश के उसके बजट पे? हैं, किस तरह से आपने जीएसटी, आज 2.5 साल से आपने जीएसटी नहीं दी छत्तीसगढ़ को। हमारी जीएसटी खा गए, हमारे जो क्या बोलते हैं लोगों का रोजगार खा गए, किसानों का हक खा गए, महिलाओं का हक खा गए। आप किस बजट की बात कर रहे हैं? आप एक आम जन के लिए कोई बजट नहीं है। आपने एक स्लैब दिया है कि उस स्लैब के तहत क्या बोलते हैं जितना बड़ा आदमी होगा उसको उतना कम टैक्स भरना है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। आज फुटकर व्यापारी कहाँ हैं आप बताइए? आज उनका परिवार के लिए आप क्या सोच रहे हैं बताइए? मैं भी एक क्या बोलते हैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। मुझे क्या लाभ मिला इनकम टैक्स पे? आज मेरा व्यापार खत्म हो चुका है पूरी तरह से। आज मैं छूटकर व्यापारी हूँ, मेरा व्यापार पूरी तरह खत्म हो चुका है। मुझे क्या सपोर्ट मिल रहा है? इस बजट में क्या सपोर्ट दिया गया है व्यापार को? मैं आपसे साफ साफ कहूँगा कि यह बजट जनता के लगे बड़े घावों को और गहरा करने वाला है, उन्हें खरोचने वाला बजट है ये लगातार जिस तरह से थूक पालिश लगा कर ये बजट पेश कर रहे हैं, अपने मुंह अपने मिट्टू हो रहे हैं, ये सब गलत है। इन्होंने देश को लगातार ठगा। आज मैं बोल रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी कम से कम 300 वो चल रही है, स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल चल रही है, स्वास्थ्य योजना लगातार मोहल्ला हम योजना मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं। आज लगातार लोगों को लाभ दे रहे हैं। ये कैसा बजट है? ये सेंट्रल का बजट है, ये गुजरात का और उनके घर का अहमदाबाद का बजट नहीं है, एक जिले का बजट नहीं, पूरे देश का बजट पेश कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसा बजट पेश करने से पहले सोचना था, एक विचार करना था कि हमने इस देश ने आपके ऊपर विश्वास किया, आज बहुमूल्य वोटों से आपको जिताया और इसी जनता को आप ठग रहे हो। अरे आप कैसे, मतलब किस तरह का आप सोच रखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सोच साफ साफ दिख रही है कि किस तरह से लोगों को चला जा रहा है बजट। इस बजट को तो मैं मेगा सेल ऑफर टाइप का देखता हूँ। और सबसे पहली बात ये है, जहाँ पे एक तरफ इस सरकार को ये सोचना था कि इस कोरोना काल में इतनी बड़ी विपदा से जो अब जूझ के हम बाहर वापस आ रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोग
पहले जो बेरोजगारी दर बढ़ रहा है और सारी चीजें सब ग्रोथ रेट सब गिर रहे हैं, तो उसमें उनको ये सोचना था कि हम लोगों के हाथों में पैसा कैसे पहुंचाए, कैश कैसे पहुंचाए, उसके उन्होंने ये नहीं सोचा। चलिए ठीक है, लेकिन उन्होंने इसमें ऐसा बजट पेश किया कि जिसमें वो जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं जिससे लोगों को पैसे आते हैं वो प्राइवेटाइजेशन की ओर उनको बढ़ा रहे हैं और ये दूसरों को हैंडेड मतलब दूसरों को दे रहे हैं और ये ऑफर तरीके से सब बेच रहे हैं। जब इनका एक मतलब एक टैग लाइन था कि मतलब बहुत हुई महंगाई की मार, देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज की इस बजट से निराशजनक यही है कि इन्होंने सब बेच रहे हैं और ये अगर ऐसे ही रहा तो ये सब बेच के ही मानेंगे। वित्त मंत्री जी ने एक लाइन कही, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। क्या लगता है इस बजट को देख के आत्मनिर्भर भारत कैसे बन पाए? ये तो वही बात हो गई कि मतलब पुश्तों से जो बनता आया, अगर पुश्तैनी जायदाद थी, जो चीज इन्होंने बनाया कुछ नहीं, लेकिन बेचने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब सब बिक जाएगा, हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या, फिर तो आत्मनिर्भर रहेंगे, खुद गड्ढा करो पानी पियो, सब बेच दे रहे हैं। ये तो ये वही चीज है कि पुश्तैनी चीजें बेच के फिर आपको रोड में छोड़ देंगे कि जाओ अब संघर्ष करो हर चीज के लिए। ये उसी टाइप का है जनता के लिए। 2021 की बजट जो है, देश असाधारण परिस्थिति से गुजर रहा था, उसके उपरांत जो आज की बजट जो आया है वो निश्चित रूप से बजट में किसानों को दिल में रखते हुए, किसानों को ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया और जो विकास के क्षेत्र में भी अनेक परियोजनाओं का घोषणा हुआ है और विशेष करके जो रोजगार के क्षेत्र में स्टार्टअप के माध्यम से जो नवयुवक को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनमें टैक्स के छूट की घोषणा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी योजना का घोषणा हुआ। इसके अलावा जो अमृत मिशन के माध्यम से लोगों को जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत माला योजना के अंतर्गत जो रोडों का विकास अनेक सभी राज्यों में करने का, इस प्रकार और नया टैक्स नहीं दिया और 2022 में जो भारत 75वां आज़ादी का अपना वर्ष मनाएगा, उसमें वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देते हुए उनको टैक्स फ्री करने की घोषणा, इस प्रकार के किसी प्रकार के नया कर नहीं लगाया गया। इस प्रकार बहुत अच्छा बजट असाधारण परिस्थितियों में घोषणा हुआ आज और मैं तो वित्त मंत्री जी, देश की प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से इस महामारी काल के बाद भी बजट में जनता को किसी प्रकार के टैक्स नहीं बढ़ाएगा, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। विपक्षी दल का तो काम ही है नकारना, लेकिन ये जो बजट है, विश्व में जो कोरोना महामारी के कारण जो आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, उसको देखते हुए ये बजट बहुत ही भारत के हिसाब से आत्मनिर्भर की बजट है, युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने वाला बजट है, एजुकेशन में 100 सैनिक स्कूल का निर्माण करने वाला बजट है। मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काल परिस्थिति में ऐतिहासिक बजट दिया है, जो कि पब्लिक ये सोच रही थी कि इस बजट में कितना लोड पड़ेगा आम जनता पे, लेकिन ये जो बजट जो पेश किए बहुत ही सराहनीय बजट है और ये हमारे हिंदुस्तान को, भारत को आगे ले जाएगा, विकास के रास्ते पे ले जाएगा, रोडों का निर्माण होगा, कृषि क्षेत्र में आय बढ़ेगी किसानों की और कुल मिलाकर के आज स्थिति ये है कि सभी व्यापारी वर्ग से लेकर के किसान, जनता सभी खुश है इस बजट से। और विपक्ष का काम क्रिटिसाइज करना है, वो करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जैसा आप बोल रहे हैं कि बजट किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन अभी फिलहाल केंद्र सरकार जो है कृषि बिल को लेकर के उसमें चल रही है दिक्कत में, और उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृषि बिल किसानों के लिए ही लाया गया था और किसानों की आय और जो किसानों की परेशानी हो रही थी, पूर्ववर्ती सरकार भी जो रही है कांग्रेस की, उन्होंने भी ये बिल लाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वो नहीं ला पाए। और जो शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस बिल को लाने के लिए सभी राज्य सरकारों को लेटर तक लिखा था, जो कि आज भी मौजूद है। लेकिन आज वो विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो सत्ता में है, तो उन्होंने किसानों की भलाई के लिए ये बिल लेकर के आए। इसमें हमें बताइए कि कहाँ किसान जो है उनकी खेती बिक जाएगी, उनकी आय कम हो जाएगी, कहाँ पे दिक्कत है? दिक्कत कहीं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मोदी जी का जो काम चल रहा है, जो विकास चल रहा है, जो जनता उनको वाहवाही दे रही है, उसको कम करने के लिए एक ये षड्यंत्र किया जा रहा है किसानों के माध्यम से। किसान भाई जो है, उनके लिए हमारी सरकार बराबर सोचती है और आगे भी सोचेगी, और ये चाहेंगे कि किसान भाई जो है वो दिन दुगना रात चौगुना अपने उपज का दाम जो है अधिक से अधिक ले। आज जितनी जो है एमएसपी पे जो खरीदी हो रही है और जितनी केंद्र सरकार जो बजट दे रही है राज्य सरकारों को, पूर्व में तो कभी नहीं दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार कभी भी विकास करने पे और काम करने पे विश्वास करती है। देश हित में क्या है, मोदी जी ये निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं और जनता को ये पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी का निर्णय कभी भी पब्लिक, किसान, रोजगार, बेरोजगार दूर करने वाला रहेगा और सभी को साथ लेकर के चलने वाला रहेगा। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल प्रबंधन व इंडियन बैंक शाखा सेक्टर 6 भिलाई के प्रबंधक की मिली भगत से करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले का खुलासा हुआ है। मामले की शिकायत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के पौत्र ने की है। शहर के प्रतिष्ठित अस्पताल चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल प्रबंधन और साथ ही इंडियन बैंक शाखा सेक्टर 6 भिलाई के प्रबंधक की मिलीभगत के तहत करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला उजागर हुआ है। मामले में हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने नगर निगम से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए ही साझा कार्यकाल में अस्पताल के नाम पर मात्र 5 रुपए प्रति वर्ग फीट की टोकन दर से आवंटित जमीन को बंधक रखकर बैंक से करीब 143 करोड़ रुपए ऋण लिया था। बैंक ने अनापत्ति के बगैर ऋण दे दिया था। अब नगर निगम प्रशासन ने मूल लीज लीड की कंडिका 7 के हवाले से इसे अवैधानिक करार दिया है। निगम की ओर से साफ कहा गया है कि उक्त भूमि अपने आधिपत्य में लेने का उन्हें पूरा अधिकार है। मामले का पटाक्षेप करते हुए शिकायतकर्ता व वरिष्ठ नेता स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के पौत्र अमित चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बात ऐसी है कि 2020 1 जनवरी या 2 जनवरी की बात है, जब बैंक ने चस्पा लगाया अस्पताल पर, तो हमें तब जानकारी मिली। इससे पहले हमको ये जानकारी नहीं थी। कि हमको तब जानकारी ये मिली बैंक के माध्यम से, चस्पा के माध्यम से, कि यह संपत्ति जो है मॉर्गेज पे है और ये नीलामी पे है। हमको ये भी नहीं पता कि नीलामी में भी आए है करके। तो उसके बाद हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो हमको लगा कि चंदूलाल चंद्राकर इस प्रदेश के एक युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और छत्तीसगढ़ बनाने का बहुत बड़ा श्रेय उनको है। तो इतना बड़ा जो नाम है, और उसके बाद ये पता चलता है कि जब तत्कालीन सरकार उन्होंने इस जमीन को लीज पे दी थी, जन सेवा के भावना को देखते हुए अस्पताल बनेगा, यह पूरा लीज इस उद्देश्य से दिया गया था, जो कि बहुत अच्छा एक उद्देश्य था हमारा। लेकिन ये जब पता चलता है कि ये मॉर्गेज हुआ है, कारण क्या था? एक निजी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। निजी मेडिकल कॉलेज आप खोल सकते हैं, कोई भी खोल सकता है, अपनी संपत्ति को लगा के कोई भी पैसा ले सकता है, जो नियमावली है। लेकिन यह जो नेहरू नगर वाली जो जी रोड की जो संपत्ति हुआ है, एक लीज की संपत्ति है। उसमें साफ साफ उल्लेखित है कि यह किसी भी परिस्थिति में मॉर्गेज नहीं हो सकता, इस नामांतरण स्थानांतरण नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में निगम आयुक्त से परमिशन लेके जब उत्तराधिकारी परिवर्तन होगा, ये उसका नियम कहता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि बैंक को, इंडियन बैंक को लीज पे दे दिया गया है इस संपत्ति को, नेहरू नगर वाले को। तो हमको आपत्ति वहां से हुई
क्योंकि इस संपत्ति को लीज पे नहीं दिया जा सकता था। फिर हमने ये पता कि लीज अगर बैंक मॉर्गेज की होगी, क्योंकि निगम क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं एनओसी दिया गया होगा निगम के द्वारा। तो निगम के द्वारा जब पता किया गया पेपर के माध्यम से, अभी मुझे जानकारी मिली 1 हफ्ता पहले कि निगम ने किसी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं की, मतलब एनओसी ही जारी नहीं की है। यह निगम आयुक्त का खुद का कहना है, उस पत्र का भी आपको मैं दे दूंगा। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगे भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा कि बिना अनापत्ति, आज अगर कोई एक अपने गाड़ी अपने मकान का भी अगर मॉर्गेज करके लोन लेता है तो एनओसी चाहिए होता है, ऐसा बैंक का नियम है। तो ये तो लीज की संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति थी, तो इस पे तो एनओसी तो दे भी नहीं सकती थी नियम था। लेकिन फिर बैंक ने लोन कैसे दिया इनको, वो भी 130 करोड़ 140 करोड़ का लोन मिला। ये समझ से परे ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार लग रहा है, क्योंकि इनको अच्छा इसमें ये भी बात है कि जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी निजी संपत्ति कहीं भी मॉर्गेज नहीं है। उनको नियमावली पहले अपनी निजी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है निजी है, वो सरकारी नहीं है या एनजीओ की नहीं है, तो कोई भी परिस्थिति में उसको तो मॉर्गेज किया भी नहीं जा सकता। और किसी परिस्थिति में निगम की संपत्ति को मॉर्गेज करके उस पैसे को फंड को डाइवर्ट तो किया ही नहीं जा सकता, कोई भी मेडिकल कॉलेज में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो जगह ही अलग जगह है, वो कुरूप में आता है जहां से 10 किलोमीटर दूर है। क्या कहीं ना कहीं मिली भगत होने के? बिल्कुल, इसमें तो मैनेजमेंट और बैंक, क्योंकि निगम ने तो बोल दिया हमने तो दिया नहीं, तो निगम की जानकारी में लोन के बारे में नहीं था। लेकिन चस्पा होने के बाद निगम ने कार्रवाई नहीं की, ये भी निगम, ये तो हमने जब दस्तावेज मांगा उसको तो नेक्स्ट डे निगम को कार्रवाई करनी थी मैनेजमेंट के खिलाफ कि आपने इतना बड़ा लोन हमसे बिना पूछे जानकारी में कैसे दिया। ये 2008 का लोन है ये, क्योंकि 99 जब ये इनको लीज दिया गया तो साड़ा था 96, लेकिन 99 में ये निगम बन चुका है। जैसे तो, कि प्रतिष्ठित चंदूलाल चंद्राकर के आप पौत्र हैं, बता भी नहीं। जी जी। और मिली भगत की ओर भी इशारा है इसमें। जी बिल्कुल, तो ये आम जनता खुद समझ सकती है। 130 करोड़ का लोन बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के अगर कोई मिल रहा है सरकारी संपत्ति में, तो किसके बोलने पे मिल रहा होगा, कहाँ मिल रहा होगा? शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे? मान लो शासन प्रशासन, मेरे को सबसे पहले मांग यह है कि नियमावली तो लोन बिल्कुल गलत दिया गया है। उनकी जो निजी संपत्ति मॉर्गेज कहीं पर है मेडिकल कॉलेज, उससे कोई ऐतराज नहीं, उनकी निजी संपत्ति। ये जो नेहरू नगर की नगर निगम की जो भूमि है यह लीज पे है, इसको तत्काल प्रशासन अपने कब्जे में लेके तत्काल कार्रवाई बैंक के विरुद्ध और मैनेजमेंट के विरुद्ध तत्काल किया जाए। और ये जो नेहरू नगर की संपत्ति को मॉर्गेज को छुड़ा के वो जितना भी पैसा निकलता है वह डायरेक्टर के निजी संपत्ति को मॉर्गेज किया जाए, तभी बैंक से फ्री होगा। नहीं तो या तो बैंक में पैसे जमा करना पड़ेगा, तो बैंक में पैसा तो नहीं है, तभी नीलामी निकली है। तो उच्च स्तरीय जांच के लिए बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच चाहता हूं मैं, और ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल कंस्पिरेंसी का इशारा हो रहा है, क्योंकि 130 करोड़ रुपए सामान्य लोन नहीं होते। आज 72 करोड़ का लोन पेंडिंग दिखा रहा है ऑक्शन में, और इसमें ऑक्शनिंग भी गलत किया है, ऐसा नगर निगम आयुक्त ने भी लिखा है। अभी मैं उस टाइम तो कोरोना काल हो गया, ये हमने काफ़ी मेहनत की थी जनवरी फरवरी मार्च में, लेकिन कोरोना काल के विशेष परिस्थिति के कारण हमने भी उतना नहीं किया। हमने हालांकि पूरा जानकारी गवर्नर को, स्वास्थ्य मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, निगम आयुक्त को, कलेक्टर को और संसदीय ये जो सामान्य प्रशासन जो आता है निगम, जो डॉक्टर शिवडरे मंत्री जो हैं उनके अंदर में, तो उनको भी भेजा गया है। जवाबी पत्र या जवाबी में आपको क्या प्रतिक्रिया मिली? आज तक मुझे किसी से कोई पत्र नहीं मिला, ये पहला निगम का पत्र मिला मुझे अभी। ये भी मैंने शायद 2-4 महीने पहले और लगाया था कि आप एक सामान्य रूप में कि कोई लोन लेता है तो क्या क्या एनओसी किस किस को देते हो या नहीं देते हो। तब मेरे को निगम आयुक्त द्वारा ये जानकारी दी गई कि हम किसी भी संपत्ति का एनओसी सरकारी संपत्ति के नहीं देते, और स्पेशल जो केस हमने चंदूलाल के लिए जो पूछा था उसमें तो हमने एनओसी ही जारी नहीं किया है, और ये नियमावली गलत हुआ है, ऑक्शनिंग भी गलत हुआ है करके। निष्पक्ष जांच व उचित कार्रवाई की मांग करते हुए अमित चंद्राकर ने न्याय होने की गुहार लगाई है। करोड़ों रुपए के घोटाले में किस तरह की जांच की जाती है ये समय पर पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। कुम्हारी मुख्य मार्ग स्थित खारून ग्रीन्स के पास रविवार को हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीक के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। इस भयावह सड़क हादसे को देख राहगीर भी सहम गए।
कुम्हारी के खारून ग्रीन्स के पास बीती देर शाम एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बाइक सवार को रौंदते हुए सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में कार और बाइक के परखच्चे जहां उड़ गए, वहीं कार का एक दरवाजा भी टूटकर ट्रक के नीचे घुस गया और कार पेड़ से टकराकर रुक गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की रफ्तार कितनी रही होगी। वहीं इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति का पैर टूट गया और हाथ कटकर अलग हो जाने के कारण घटनास्थल पर ही मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं कार चालक और दूसरा व्यक्ति बुरी तरह से कार में फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इन दोनों लोगों की भी मौत मौके पर ही हो गई। गंभीर रूप से घायल दूसरे बाइक सवार को स्थानीय पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बहरहाल इस मामले में कुम्हारी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर बॉडी को पीएम के लिए रवाना कर विवेचना शुरू कर दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। दो पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं। इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी न दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ। जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है।
बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के गिधवा परसदा में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का शुभारंभ रविवार को हुआ, जहां शुभारंभ के अवसर पर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा। वहीं वन विभाग एवं बेमेतरा जिले के प्रशासनिक अमले को ही कार्यक्रम की शुरुआत करनी पड़ी। जनप्रतिनिधियों के नहीं पहुंचने से जहां कुर्सियां खाली रही, वहीं दूर दराज से आए पक्षी प्रेमियों को भी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि पक्षी उन्हें पास से नहीं दिखे। बता दें कि 2 फरवरी को पक्षी महोत्सव का समापन होना है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। देखिए, पक्षी महोत्सव इस जगह का ये इतिहास है कि पिछले 20-25 सालों से माइग्रेटरी बर्ड्स इस एरिया में आते रहे हैं और चूँकि लगातार बर्ड्स आ रहे हैं, ये इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, पानी की उपलब्धता और यहाँ के स्थानीय लोगों का संरक्षण के प्रति जो रुझान है, क्योंकि उसके बगैर कोई वो बार बार नहीं आएंगे जी। तो ये एक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हम यदि ध्यान में रखते हुए बात करें तो इस स्थान पे ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये पक्षी विहार बनने की पूरी संभावना है। और ये बर्ड फेस्टिवल पहली बार हम लोग प्रदेश में इसमें जो इस बार आयोजित कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य भी यही है कि लोगों में एक संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना। फिर धीरे धीरे जब इनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 1 साल के अंदर ये राष्ट्रीय स्तर पर पहचान अवश्य मिलेगी। क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में भी बताया आप लोगों की, एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में इसके विषय में पहले 2014 में छप चुका है इस एरिया में। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो बर्ड वॉचर्स जो होते हैं उनकी कैटेगरी में इस स्थान के बारे में अवेयरनेस है। बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम यहाँ पर डेवलप कर, हम कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, प्रकृति के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बट पहुँचने का रास्ता ठीक हो जाए। जैसे होम स्टे के लिए लोग बहुत तैयार हो रहे हैं, तो वो सारी व्यवस्थाएं यदि हम आने वाले 1 साल में करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आगामी वर्ष में ये इसको राष्ट्रीय स्तर पर निसंदेह पहचान मिलेगी। नन्हे बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभाओं को बाहर लाते हुए उन्हें मंच प्रदान करने का उद्देश्य लिए विशेष कार्यक्रम दुर्ग में SS फाउंडेशन द्वारा किया गया। यहाँ डांसिंग, एक्टिंग में रुचि रखने वाले बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान बच्चों के पालक भी सहर्ष शामिल हुए।
फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है दीवा ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें हम आज जितने भी दुर्ग भिलाई के टैलेंटेड हैं, वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, किड्स हैं, उनका ऑडिशन हम इस स्टेज पे ले रहे हैं। ये हमारा है 31 को होटल सागर में होने जा रहा है, मतलब आज हो रहा है। तो हमारे जितने भी दुर्ग भिलाई के टैलेंटेड लेडी हैं, टैलेंटेड गर्ल्स हैं, टैलेंटेड किड्स हैं, उनका हम आज ले रहे हैं। फिर ग्रैंड फिनाले के तक हम और भी जगहों पे ऐसे ऑडिशन हम करना चाह रहे हैं। जीतने वाले बच्चों को क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा? अभी प्लेटफॉर्म ये है कि हमारा स्टेट लेवल के बाद उनको जैसा भी उनको अगर अपना फ्यूचर का है उनका प्लानिंग, उसके अकॉर्डिंग हमारी एसएस फाउंडेशन जो हमारे संस्था के लोग हैं सब उनके लिए हेल्प करेंगे, और हमारा टीम भी है जो हेल्प उनका जो उनको करना है, जैसे फिल्म लाइन में जाना है या मॉडलिंग प्रोफेशनल मॉडल होना है या जो भी है, उनके लिए हम पूरी हेल्प करेंगे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे, और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage,
and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590. बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर. जी हां, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध. शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार. हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ. हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई. मोबाइल नंबर 77307711 77307722. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है. वो है हमारे केबल हीरोज. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट. क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं. सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम खपरी में रविवार को एक मिनी ट्रक क्रमांक CG04 MP 4189 के चालक राजू ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए गांव के युवक यशवंत साहू को ठोकर मारते हुए कर्मा भवन की दीवार को क्षतिग्रस्त कर वहीं खड़े एक अन्य वाहन को भी ठोकर मारकर नुकसान पहुंचाया. इस ठोकर से यशवंत साहू के पैर में चोट आई है, जिसे उपचार के लिए मेकाहारा में भर्ती करवाया गया है. शिकायत पर कुम्हारी पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है. खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत बालाजी नगर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के पास एक युवक पर प्राणघातक हमला कर आरोपी फरार हो गया. मामले की जानकारी खुर्सीपार थाने में दी गई. वहीं खुर्सीपार थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी न्यूज टीम को दी. दिनांक 31/1/2021 की घटना है. लगभग 7:30 बजे के आसपास जो खुर्सीपार का शराब दुकान है, उसमें जो देशी शराब दुकान वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर कुछ लोग जैसे सुनील कुमार और विशाल बाग और वी रंजन, ये तीनों ने आपस में कुछ शराब खरीदी थी. उसमें असल में उनको कम मात्रा में शराब चाहिए होता है, तो वो बड़ा पैक उनको मिला होगा, तो वो बंटवारा के हिसाब से लोग खरीदने के बाद आपस में बंटवारा कर रहे थे. उसी बात को लेकर के इनके बीच विवाद हुआ था और उसके बाद में विशाल नाग ने सुनील कुमार के ऊपर प्राणघातक हमला किया था चाकू से. उसके पसली में चोट आई थी, इसलिए वो सुनील कुमार खतरे से भागे और सुनील कुमार की मां श्रीमती रंजना देवी के रिपोर्ट पर हमने उसके खिलाफ 307 का मामला दर्ज किया. अभी प्रार्थी की स्थिति कैसी है? प्रार्थी की स्थिति अभी कंट्रोल में है, वो खतरे से बाहर. वहीं वैशाली नगर थाना अंतर्गत एक नाबालिग के साथ बहला फुसला कर अनाचार का प्रयास करने वाला आरोपी 24 घंटे के भीतर ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है. मामले को लेकर वैशाली नगर थाना प्रभारी ने जानकारी दी. 30 तारीख की शाम करीब 7 बजे थाना वैशाली नगर में अड़ोस पड़ोस के रहने वाले थे. एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोस के ही युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया था, दुष्कर्म की कोशिश की थी, जिसपे
ये आरोपी रजत भट्टाचार्य पिता रतन भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर रिमांड पे भेजा गया है और प्रार्थिया के घर वालों की रिपोर्ट पे 376-455 को एक क्राइम कर विवेचना में लिया है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।